सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और कल पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का एक बड़ा ही अहम इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर गैर हाजिर रहे। ऐसा इजलास जिसमें कलअदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का जिक्र हो रहा हो, टीएलपी के साथ मुआहदे की बात हो रही हो। इतने अहम इशूज़ पर इतने अहम इजलास से वज़ीर आज़म का गायब होना ज़ाहिर है कि कई सवालात को इस वक्त जन्म दे रहा है। क्या वज़ीर आज़म को ऐसे वक्त में जब मुल्क भर में एक जमात की जानिब से एहतजाज किया जा रहा हो, कलअदम जमातें खुद पर लगाई गई पाबंदियों को ख़त्म करने की बात कर रही हों, मुतालबात कर रही हों और कलअदम टीटीपी की जानिब से दहशतगर्द कार्रवाइयों का खदशा हो, तो क्या वज़ीर आज़म को इस अहम इजलास से गैर हाजिर होना चाहिए था? टीटीपी और टीएलपी के हवाले से फैसलों पर किसी को एतमाद में ना लेना क्या हुकूमत की ये सही हिकमत अमली है और हुकूमत की जानिब से सही रिवायत डाली जा रही है? और ज़ाहिर है ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म कौमी सलामती के इजलास से गैर हाजिर रहे हों। जुलाई में भी वज़ीर आज़म कौमी सलामती के इजलास में नहीं आए थे। उस वक्त भी अपोजिशन की जानिब से बड़ी शदीद तनकीद वज़ीर आज़म पर की गई थी। अब ये जो कुछ कल हुआ इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जहाँ हुकूमत को अपोजिशन ने 2 बिल्स पर शिकस्त दे दी है और हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को हिरासत किए जाने के खिलाफ एक बिल पेश किया गया जिसकी मुखालफत में 127 जबकि हिमायत में सिर्फ 91 वोट ही आ सके। अपोजिशन की जानिब से नून लीग के एक रुकन जावेद हसनैन ने फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से 63A की आईनी तरमीम का बिल पेश किया तो हुकूमत ने इसकी मुखालफत की, लेकिन ये अपोजिशन के पेश किए गए बिल के हक़ में 117 और मुखालफत में सिर्फ 104 वोट डाले गए, यानी यहाँ भी हुकूमत को शिकस्त हो गई। अब हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और नैब कवानीन के मामले पर अहम कानून साजी के लिए 11 नवंबर को ये मुश्तरका इजलास कौमी असम्बली का बुलाया है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन ने भी अब अपनी हिकमत अमली शुरू कर दी है। सर जोड़ लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, अवामी नेशनल पार्टी, BNP समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने हुकूमती इक़दाम रोकने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी है और ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन अगर ज़बरदस्ती मंजूर करवाए तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तो अब ये आज की पूरी सूरत हाल रही। इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं कि स्टीयरिंग कमेटी को जो टास्क दिया है, क्या अपोजिशन को इस वक्त डर है कि कुछ लोग उनके गैर हाजिर भी हो सकते हैं? एहसन इकबाल साहब नून लीग के सेक्रेटरी जनरल सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, ज़रा आज जो कुछ हुआ इस पर तो आते हैं, लेकिन कल जो वज़ीर आज़म गैर हाजिर रहे, इससे पहले जुलाई में भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें भी वो नहीं आए थे। अब ये एक रिवायत बनती जा रही है, क्या इन मामलात को सीरियस नहीं ले रहे वज़ीर आज़म? और इस पर फिर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल, उस वक्त भी शदीद तनकीद हुई थी और ज़ाहिर है इस बार भी शदीद तनकीद का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है कि उन्हें होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। देखिए अरबाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब 3 साल हो गए हैं और एक तवातर के साथ सिलसिला है कि वज़ीर आज़म ये साबित कर रहे हैं कि वो अपोजिशन के साथ किसी किस्म का वर्किंग रिलेशन रखने में यकीन नहीं रखते। वो चाहे उस वक्त जबकि इंडिया के साथ हमारी टेंशन थी, दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे के साथ खड़ी थी और ये ख़तरा था कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। उस लम्हे भी जब कौमी सलामती की ब्रीफिंग थी तो आर्मी चीफ मौजूद थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के पास आने से इनकार कर दिया था और कौमी यकजहती का कोई मैसेज देने में वो दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसके बाद जो कौमी सलामती की पिछली ब्रीफिंग हुई, 2 ब्रीफिंग्स हुई, उसमें भी वज़ीर आज़म ने ना आने का फ़ैसला किया और पूरा ईवान मौजूद था, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद, वज़ीर आज़म गैर हाजिर थे। और अब फिर कल जो इजलास हुआ है उसमें वज़ीर आज़म नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि इन अपनी हरकत से उन्होंने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान में यकजहती पैदा करने वाले लीडर नहीं हैं, वो पाकिस्तान को तकसीम करने वाले लीडर हैं। और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, जो हमें मसाइल दरपेश हैं, हमें ऐसी क़यादत तो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखे। अगर कोई एक लीडर ये समझे कि वो तनहा इस मुल्क को किसी मंजिल पे पहुंचा देगा, कोई एक पार्टी ये दावा करे कि हम तनहा मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं, या कोई एक इदारा ये समझे कि वो तनहा इस मुल्क को मंजिल मुराद तक लेके जा सकता है, तो ये खाम ख्याली है। असल बात यह है कि इस मुल्क को अब एक यकजहती की ज़रूरत है,
हम आपस में अगर इख्तलाफ भी रखें लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत को ना खो दें। जो हमने कोलैबोरेट करने की सलाहियत खो दी तो ये दुश्मन के लिए बहुत आसान होगा, और वजीर आजम इस हवाले से बिल्कुल गैर मौसर हो चुके हैं। तो ऐसा, ये अपोजिशन सिर्फ ये मुल्क की सलामती के मामलात पर हुकूमत के साथ यकजहती दिखा रही है, या फिर दीगर मामलात पर भी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, जहां पर भी कोई कौमी मामला हुआ है, कोई कौमी इशू हुआ है, हमने उस पर हुकूमत को तकरीबन अनकंडीशनल गैर मशरूत हमायत दी है। आप देखिए कि जब भारत के साथ स्टैंड ऑफ हुआ, या कश्मीर के ऊपर भारत ने जब एनेक्सेशन की, या मजहबी जमातों ने सड़कों के ऊपर आके मुजाहरे किए, तो हमने कतन किसी किस्म का सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, जैसे कि पीटीआई अपने दौर में जब वो अपोजिशन में थी किया करती थी। तो अपोजिशन ने तो कौमी मामले में बहुत जिम्मेदार रवैया अपनाया। अलबत्ता हुकूमत की जो अपनी नाकामियां हैं, जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं, और जो उसकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं, जिनका आज आम आदमी पे बहुत मनफी असर हो रहा है। मुल्क में बदतरीन महंगाई है, मुल्क के अंदर बदतरीन गुर्बत और बेरोजगारी फैल चुकी है। इसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं पाकिस्तान का सवाल आता है उस पर अपोजिशन ने हमेशा कौमी यकजहती से कभी पीछे कदम नहीं हटाया। लेकिन हमारे उस ताउन को भी वजीर आजम ने कभी कबूल नहीं किया, और वो अपोजिशन के साथ आज तक एक भी मौके पर नहीं बैठे कि वो किसी मौके पर बैरून मुल्क ये मैसेज दें कि किसी एक मसले पे, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो कोई और पाकिस्तान का मफाद हो, कि पूरी कौम इकट्ठी बैठे और हम अपनी यकजहती का मुजाहरा करें। तो इसलिए अब इमरान खान मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासत के लिहाज से बहुत इररेलेवेंट हो गए हैं। ना वो कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं, ना वो मईशत को चला सकते हैं, ना वो खारजा पॉलिसी में कोई एक रेलेवेंट फोर्स रहे हैं, ना वो हमारी सिक्योरिटी के हवाले से रेलेवेंट फोर्स रहे हैं। वो तकरीबन हर डायमेंशन जो नेशनल पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब ऐसा साहब, इसका मतलब कि आप लोग का वो एतराज़ के हुकूमत आप लोग को ऑन बोर्ड नहीं ले रही, चाहे वो टीएलपी से मुज़ाकरात का मामला हो, चाहे वो टीटीपी से मुज़ाकरात का मामला हो, कल के इजलास की ब्रीफिंग के बाद भी एतराज़ अपनी जगह पर मौजूद है। इसका मतलब ओवरऑल सिचुएशन से आप इस वक्त मुतमईन नहीं है? देखिए, जो कल की ब्रीफिंग हुई है उसमें जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं और जो उनके लिए मुमकिन ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर तफसील के साथ बातचीत हुई है। लेकिन कल की जो ब्रीफिंग थी, जैसे कि उसकी नाम से जाहिर है कि वो कोई फैसला साजी का इदारा नहीं था। फैसला साजी जो है वो या हुकूमत करती है या पार्लियामेंट करती है। तो इसके लिए फैसला यही हुआ था कि जो अहम मामलात हैं इनको पार्लियामेंट के जरिए फैसले किए जाएंगे, बहस होगी, ताकि उसमें पूरी कौम की ओनरशिप हो और एक कौमी ताईद हो उसकी पुश्त के ऊपर। लेकिन हुकूमत ने, आपने देखा कि फिर ऐलान कर दिया कि हमने कोई फैसले कर लिए हैं। अगर कोई फैसले किए हैं, वो क्या फैसले किए हैं, क्या मुआहदे किए हैं? आज तक अपोजिशन को या कौमी असम्बली को तो नहीं पता कि हुकूमत ने क्या मुआहदे किए हैं। लेकिन ऐसा सब हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि अपोजिशन ऑन बोर्ड है। फवाद चौधरी ने कल गुफ्तगू की, आपने भी कल गुफ्तगू की थी कि इस ब्रीफिंग में टीटीपी से जो हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है उससे मुतालिक कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। लेकिन फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अपोजिशन मुस्तकिल ऑन बोर्ड है, इस ब्रीफिंग में तमाम डिटेल्स अपोजिशन के साथ शेयर की गई हैं। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन डेवलप हो गई है अलग अलग मौक़िफ़ की वजह से। अब मैंने आपको जैसे कहा कि कल वहाँ पर सलामती के हवाले से ऑप्शंस को डिस्कस किया गया था कि ये ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सबका इत्तेफाक था। तो फैसला है वो पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट की तायीद किसी पॉलिसी के पीछे होगी तो वो मौसर होगी और वो एक कौमी सतह पे उसको पजीराई मिलेगी। और वहाँ पर हमें कम अज कम मेरे इल्म की हद तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं बताया गया कि जो हमें शेयर किया गया हो कि हम ये फैसला कर चुके हैं। हमें ये जरूर बताया गया था कि टीटीपी के साथ भी बातचीत की ऑप्शन मौजूद है, एक ऑप्शन के तौर पे बात की गई थी। लेकिन उस पर सबका यही राय थी कि जो भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज करें उसे पार्लियामेंट में जेर बहस लाने के बाद, एक नेशनल कंसेंसस इवॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज करें। सही। और ज़रा एहसन साहब, पार्लियामेंट में लाने का मकसद भी यही होगा कि हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करना चाहती है, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है। अपोजिशन इसके खिलाफ तो नहीं जाएगी, ज़ाहिर है इस मामले पर हुकूमत को सपोर्ट ही करेगी। यानी हुकूमत और अपोजिशन के मौक़िफ़ में कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं होगा, इन मुज़ाकरात के खिलाफ तो नहीं है अपोजिशन।
देखिए, हुकूमत ने जो भी इकदाम उठाना है उसके मुज़मरात हैं। आपने देखा कि अभी टीएलपी को उन्होंने जब कालादम से ख़त्म किया तो वो दूसरी तंजीमें भी अब आ गई हैं जिन्हें माजी में कालादम किया गया है। और पाकिस्तान में एक नई प्रेसिडेंट जब कायम की गई है, क्योंकि मेरे मालूमात के मुताबिक पिछले 30-35 सालों में कोई मिसाल नहीं थी किसी जमात को कालादम करार देने के बाद उसको डी नोटिफाई किया गया हो। अब अगर आपने मिसाल कायम कर दी है तो वो सारी जमातें जिन्हें आप कालादम करार दे चुके हैं वो हक बजानिब होंगी कि वो भी ये डिमांड करें कि नोटिफाई किया जाए। तो अब इस सिलसिले में हुकूमत ने एक बैलेंसिंग एक्ट भी किया है। अंसारुल इस्लाम का जो रेफरेंस था वो भी महकमा दाखिला ने फौरन काबीना से वापस मंगवाया, तो अपोजिशन को इस पर एतराज़ ना हो, फौरन एक ये अमल भी हुकूमत ने किया है। तो इस पर अब बहरहाल ज़ाहिर JUI को तो एतराज़ नहीं होगा क्योंकि उनकी तंजीम को ये रिलीफ मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर देख रहा था कि अब वो सिपाही साहबा ने भी मुतालबा किया है कि हमें जो कलअदम किया गया है उसको भी ख़त्म किया जाए। इसी तरह और कई जमातें हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने माजी में पाबंदी लगाई है, जैश ए मोहम्मद है और इस तरह की कई तंजीमें हैं। क्या उन सबको हुकूमत करेगी? कल ही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि अब उनके भी दफ्तर खुलने चाहिए। गो के वो MQM लंदन से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे वाबस्तगी का इजहार हो ही जाता है इनडायरेक्टली भी। कल उन्होंने कहा है कि उनके भी दफ्तर खोले जाएं। ना कि जब आप एक फैसला करते हैं तो आपको किसी फैसला करने से पहले उसके मुज़मरात को देखना चाहिए। कोई फैसला स्टैंड अलोन नहीं होता, जबकि खास तौर पे ऐसे फैसले जिनके पॉलिसी जैसे असरात हों। तो जब हुकूमत मुज़मरात को देखे बगैर फैसले करेगी, किसी बहस के बगैर और किसी तायद को लिए बगैर फैसले करेगी, तो उसके नतीजे में यही होगा कि जो मुज़मरात हैं उनके ऊपर दूसरे लोग जो है उसको मिसाल बना के अपने लिए भी वही हक मांगेंगे। अब आप किसी और को कैसे वो हक डिनाई कर सकते हैं कि जब एक जगह आपने एक प्रिंसिपल कंसीड कर दिया है और दूसरे को आप नहीं देंगे तो उससे तो फिर एक महाजराई नहीं शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये हुकूमत, मैं समझता हूँ कि जो कौमी मामलात हैं उसमें ये फैसला साजी का जो तरीक़ाकार दिखा रहे हैं वो नहायत गैर संजीदा है। और ये जिस तरह के फैसले कर रहे हैं इसके रद्दे अमल में जो मुश्किलात पैदा होंगे वो ज़्यादा संगीन होंगे। ठीक है वज़ीर साहब, आज जो कौमी असम्बली में अपोजिशन ने जिस तरह ये हुकूमत को 2 बिल्स पर और वोट्स का फ़र्क भी खासा रहा, तो इससे ज़ाहिर परसों के लिए भी आपको एक हौसला मिला होगा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी अब कानून साजी को रोका जा सकता है। ये किस तरह से आज मुमकिन हुआ है? जी, मैं समझता हूँ कि देखिए, हुकूमत के बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि अराकीन नाराज हैं। आपने देखा होगा कि पिछला भी जो कौमी असम्बली का इजलास था, लगातार 8 दिन उसमें कोरम टूटता रहा और हुकूमत अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद कोरम बनाने में या बचाने में कामयाब नहीं हुई। ये एक तरीका होता है कि जब किसी भी हुकूमत या सरकारी बेंचेस में अराकीन ने खामोश एहतजाज करना होता है तो वो अपनी गैर हाजिरी के जरिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और आज भी हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि अपने अराकीन की तादाद को पूरा कर सकें, लेकिन पहला जो वोट था वो निस्बतन क्लोज था, गालबन 114 या 117 और 104 का फर्क था, 13 का फर्क था। लेकिन जो दूसरा वोट हुआ है उसमें 127 और 78 का फर्क था। हुकूमत के 78 अराकीन थे और तकरीबन ऑपोजिशन के 127 थे। तो ऑपोजिशन के अराकीन 10 आ गए, जबकि वोटिंग में शिकस्त खाने के बाद हुकूमत को अपनी तादाद रखनी चाहिए थी, उसमें से आपने देखा कि मजीद लोग चले गए वहां से। तो इससे जाहिर खुद हुकूमत के बेंचेस में भी बहुत ज्यादा वहां पर बेचैनी है और उनके अपने अराकीन जो है वो प्रोटेस्ट वोट दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 2 वोटों पे शिकस्त खाने के बाद हुकूमत अपना अखलाकी जवाब खो बैठी है और वजीर आजम को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या वजीर आजम को इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए। सदर पाकिस्तान का फर्ज है कि इन 2 शिकस्तों के बाद वो वजीर आजम से कहें कि आप एतमाद का वोट लेकर अपनी अक्सरियत साबित करें। लेकिन ऐसा एतमाद का वोट तो अभी कुछ अरसे पहले ही वजीर आजम ने लिया था और फिर सबने देखा था उस दिन क्या हुआ था। अपोजिशन के अपने लोग इंटैक्ट इस वक्त हैं, जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है उसको अपने लोग को इंटैक्ट रखने का टास्क दिया गया है या फिर हुकूमत के लोग को इंगेज करना है और अपनी तरफ लेकर आना है? उसका टास्क क्या है असल में? देखिए, उसका असल टास्क तो यही है कि जो एक तो अपनी हाजिरी को भरपूर रखा जाए
ताकि अपोजिशन पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हो। दूसरा यह कि जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनको भी उनकी जिम्मेदारी बताई जाए, क्योंकि ये जो हुकूमत फैसले करने जा रही है ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा हमला करने जा रही है पाकिस्तान के आइन पे, पाकिस्तान के इंतखाबी सिस्टम पे एक तरफा तौर पे। और अगर ये मिसाल बन जाएगी, देखिए फिर आइंदा को हर हुकूमत अपनी मर्जी से इलेक्शन कवायद में तब्दीली करेगी और उसको अपनी एडवांस लेके जीतेगी और एक इलेक्शन से पहले ही मुतनाज़ा हो जाएगा। फिर 2018 का तनाज़ा अभी हमारा ठंडा नहीं हुआ, उसके असरात अभी तक हम पर चल रहे हैं। आप अभी देखिए कि अगर अगला इलेक्शन अभी से मुतनाज़ा हो गया और उसके हवाले से ये तनाज़ात ने जन्म ले लिया तो वो इलेक्शन कैसे हो सकेगा। और मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अब तो ये साबित हो गया है कि ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपनी इलेक्ट्रॉनिक धांधली के लिए कर रही है और दुनिया भर में इसके हमने शवाहिद ला कर दिए और खुद इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अपने जाहिर कर चुका है। और ये काम जिस तरीके से और तेजी के साथ कर रही है उससे साफ पता लगता है कि इस जिन की जान इस तोते के अंदर है, इस हुकूमत की जान जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में है कि अगर ये ना आई और ये धांधली का मंसूबा उसका ना सिरे चढ़ा तो अगले इलेक्शन में उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। सही, लेकिन ऐसा बहुत दिन बाद आज ये अपोजिशन पार्लियामेंट की हद तक ही मुत्तहिद नज़र आई, चूँकि हम जब सड़कों पर सूरत हाल देखते हैं या पीडीएम में देखते हैं तो वहाँ तो बहरहाल एक तकसीम नज़र आती है। पार्लियामेंट में आप लोग एक साथ हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन आज जब कायरा साहब खिताब कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, ज़रा एक दो जुमले में आपको सुनवा भी दूँ फिर आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा, सुनाइएगा ज़रा। नवाज शरीफ साहब, आप जो नारा लेके चले हैं कि वोट को इज्जत दो, हम उसके साथ हैं। आप तो हमेशा उसके खिलाफ रहे, आज आप वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको ख़त्म कराएं। अच्छा, कायरा साहब ने पीडीएम की क़यादत को भी एक पैगाम दिया है, वो पैगाम क्या था कि ये अमली तौर पर पीडीएम ख़त्म हो चुकी है। ज़रा कायरा साहब की वो गुफ्तगू भी सुनाने पर हसन साहब से एक साथ ही इस पर राय लेते हैं। पीडीएम अब अमलन ख़त्म हो गई, आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में थी उसमें जान थी, जब हम साथ थे एएनपी साथ थी, हुकूमत की टांगें लड़खड़ा रही थी। तो ऐसा जब ये पीडीएम अमली तौर पर ख़त्म हो गई, जब पीपल्स पार्टी पीडीएम में थी तो हुकूमत की टांगें कपा रही थीं, अब इस वक्त पीडीएम कहीं मौसर नहीं नज़र आ रही, तो ये सड़कों पर खिताबात करते हुए जो एक कारकुनों की सियासत है वहाँ पर आप बिल्कुल मुनक़सिम है। पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं कि बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं हुकूमत को, लेकिन वहाँ पर आपका जो मुश्तरका पीडीएम का सपोर्टर होगा वो तो बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब कायरा साहब पीडीएम के अंदर तो नहीं है, लेकिन जिस बात पे मुझे हैरानी है कि कायरा साहब एक सियासी और जमहूरी कारकुन है और वो अमूमन एक जो वसी तर जमहूरी जद्दोजहद है उसका हिस्सा भी रहे हैं, जबकि कल से उनके अपने पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप वो हमारी क़यादत के साथ बैठ के और पीडीएम की क़यादत के साथ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर एक मुश्तरका जद्दोजहद के लिए बैठी है। तो मुझे तो इस पे हैरानी है कि इनका क्या एजेंडा है, किस एजेंडे के तहत इन्होंने ऑपोजिशन शुरू कर दी है, जबकि कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन अपनी यकजहती का इजहार कर रही है। कमर ज़मान कायरा साहब जो है इस तरह के इख्तलाफी बयानात दे के ऑपोजिशन की सफ़ों में बदएतमादी पैदा कर रहे हैं। ये किसके कहने पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वो अपनी क़यादत से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनका ये बयान ज़रूर एक नाखुशगवार बयान है और उन्होंने बिलाजवाज इस किस्म की तनकीद की है जिसकी ना कोई बुनियाद है ना कोई इसकी जरूरत। लेकिन ऐसा पीडीएम के मुत्तहिद दौर की कामयाबियां भी वो याद दिला रहे हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी साथ थी तो सेनेट में भी कामयाबी हासिल की, गिलानी साहब को वहाँ से जितवाया भी, हुकूमत को वहाँ पर शिकस्त दी, तो बहरहाल वो मुत्तहिद रहते हुए वो कामयाबियाँ तो अपनी जगह मौजूद हैं पीडीएम की। बात कर रहे हैं, ये तो पीडीएम की मरहूने मिन्नत थी उनकी कामयाबी। अगर पीडीएम जमातें ना होती तो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब तो कभी सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे, और इस बात का इतराफ़ तो खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया कि जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी 100% हमायत की बदौलत ही मैं कामयाब हुआ हूँ। तो ये उनका कहना कि पीपल्स पार्टी की बदौलत पीडीएम कामयाब हुई, मेरा ख्याल है कि
पीपल्स पार्टी को जो कामयाबी मिली थी वो पीडीएम की बदौलत मिली थी। अगर पीडीएम जमातें ना होती तो वो कभी सेनेटर मुंतखब ना हो सकते। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अब जबकि ऑपोजिशन सारी मिलकर पार्लियामेंट के अंदर कामयाबियां हासिल कर रही है, आज भी हमें 2 वोटों पर हुकूमत को डिफीट देने का मौका मिला है और हम एक मुश्तरका जिद्दोजहद मुश्तरका जो इजलास होने लगा है उसके लिए कर रहे हैं। तो इस मौके पे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के ये बयानात जो हैं इनकी टाइमिंग पे मुझे हैरत है कि ये क्यों अपोजिशन के दरमियान बदएतमादी पैदा करने के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। लेकिन अज़ब उस वक्त की अदम एतमाद की जो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी वो उन्हें बार बार याद आती है। आज भी उन्होंने उसका जिक्र किया और अभी कुछ देर पहले जो अपोजिशन की कामयाबी है असम्बली में, आपने भी कहा कि हुकूमत के कुछ अरकान नाराज़ थे, इस वजह से हुकूमत का वोट बैंक असम्बली में बहुत कम रहा। तो इन नाराज़ अरकान का फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी की उस तजवीज़ को सामने रख कर आप पीपल्स पार्टी को भी मना सकते हैं और अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ सोच रही है अपोजिशन? पाकिस्तान में अदम एतमाद के ज़रिए कोई कामयाबी की इम्कान या उम्मीद नज़र आएगी तो अपोजिशन क्यों नहीं उसे एक्सरसाइज करेगी। लेकिन एक तरफ ये बात कह देना कि अदम एतमाद किया जाए और अगर उस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बना दिया हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, उसके पास एजेंसियां होती हैं। लेकिन ऐसा अभी बलूचिस्तान की मिसाल भी तो आपके सामने, भी तो चंद ही दिन गुजरे हैं वहाँ पर किस तरह से अपोजिशन ने और हुकूमत के नाराज अरकान ने मिलकर उस तहरीक को कामयाब बनाया। वो इसलिए तहरीक कामयाब हुई कि उसमें जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका साइजेबल चंक टूट गया था। आज अगर हुकूमत के अंदर इस तरह की तकसीम हमें नजर आए और उसका साइजेबल चंक आधे मेंबर उसके अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद करें, देखिए वहाँ पर जो अदम एतमाद है वो खुद सरकारी बेंचेस से हुआ था और उसके लिए अपोजिशन ने अपना वजन उस पर डाला और वो कामयाब हो गया। तो अगर आज हुकूमत के अपने अरकान वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं तो उसको ऐसा इसका मतलब कि हुकूमती अरकान अभी इतने नाराज नहीं है कि वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद की वो हिम्मत करें। अभी बलूचिस्तान वाली सूरत हाल विफाक में या पंजाब में नहीं है, ये अभी तक तो हमें ऐसी नजर नहीं आ रही। अगर कोई नजर आएगी तो हम उस पर जरूर गौर करेंगे। लेकिन जिस चीज के ऊपर हमें तवज्जो हम दे रहे हैं वो अवामी राय आमा जो है, जो अवाम में बहुत इस वक्त नाराजगी है महंगाई की वजह से और मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से, उसे हम चैनलाइज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अवामी राय का दबाव है इसके आगे जो हुकूमती जमातें हैं वो जरूर सोचने पे मजबूर होंगी कि उन्होंने किस हद तक हुकूमत की इस बदनामी को अपने गले लगाना है। क्या उन्होंने अपना मुस्तकबिल इस महंगाई के नजर करते हुए हुकूमत के साथ ही डूबना है या उन्होंने अवाम का साथ देते हुए इस हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ अब अपना वजन हुकूमत के पलड़े से निकालना। तो अजीज साहब, कायरा साहब ने आज ये नून लीग के बैकडोर राब्तों का भी जिक्र किया। ये किस लेवल के और किससे बैकडोर राब्ते हैं? कुछ अरसे पहले नून लीग ने भी जब पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलहदा हुई थी तो पीपल्स पार्टी पर बिलावल साहब पर सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगाया था। ये सिर्फ सियासी इल्ज़ाम थे आपकी जानिब से उन पर और अब वो जवाबी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या इसमें वाकई कहीं कोई हकीकत भी है दोनों तरफ से? देखिए, मुस्लिम लीग नून की तो सारी क़यादत जो सख्तियाँ झेल चुकी है, अगर हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते होते तो हम इतने नैब के केस और कैदों की जेलो बंद की सूबतें ना बर्दाश्त करते। मुस्लिम लीग नून के फ्रंट और या बैकडोर राब्ते सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। इसके अलावा हम किसी और राब्तों पर यकीन नहीं रखते और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है यही जो हमारा नजरिया है, वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान के अवाम की तायीद के साथ हम इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी और आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात एक तब्दीली लाएंगे, वो दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालेंगे। और मुख्तसर अज़ीज़ साहब के पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो साहब को सिलेक्टेड भी नहीं समझते आप लोग नून लीग? जी, वो तो अभी तो सिलेक्टेड इमरान खान साहब है ना। कोई इंतखाबी मरला आएगा तो उसमें पता चलेगा कौन इलेक्टेड है कौन सिलेक्टेड है। हमारे सामने एक ही सिलेक्टेड इमरान साहब है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क में चल रही है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि परसों हर हाल में कोशिश करेंगे कि अपोजिशन मुत्तहिद होकर हुकूमत को कानून साजी से रोकने की कोशिश करे और अगर ज़बरदस्ती हुकूमत कामयाब हो गई तो फिर अदालतों का रुख भी किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़रा उनसे कुछ नैब से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। जो नैब ने रिकॉर्ड रिकवरीज की हैं वो वजारत ख़जाना में क्यों जमा नहीं हुई, इससे मुतालिक उनसे बात होगी।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान कई बार अपने दौरे हुकूमत में होने वाली नैब रिकवरीज की तारीफ कर चुके हैं। नैब और FBI को बेहतरीन कारकर्दगी पर वो कई बार शाबाश भी दे चुके हैं। वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के इन 3 सालों में नैब की कारकर्दगी का माजी की हुकूमतों से मवाजना भी कई बार कर चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बार बार यह कहकर तनकीद की जाती रही है कि जब हुकूमत मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती और तफ्तीशी इदारों को और एहतसाब की मशीनरी को आज़ादी से गैर जानिबदारी से काम करने नहीं देती, तो फिर ज़ाहिर है इसके जब ऐसा करने दिया जाता है इन इदारों को तो इसके अच्छे नताइज भी बरामद होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कई बार आदाद शुमार शेयर कर चुके हैं कि माजी की 2 हुकूमतों के 10 साल दौर से ज़्यादा उनकी हुकूमत के इन 3 सालों में नैब ने 484 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरीज की हैं। मुल्क को कौम का पैसा वापस निकलवाया है। रिकवरीज करना ज़ाहिर अच्छी बात है, लेकिन जब कोई इदारा एहतसाब के लिए बना हो, मुल्क को कौम के पैसे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ करप्शन की रोकथाम और इसके खिलाफ कार्रवाई बना तो अपनी कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे तो जाहिर है कि कई सोचें जहन में आती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ये इंकशाफ सामने आया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के क़याम से अब तक उसने 821 अरब रुपए की रिकवरीज की हैं, जबकि नैब ने अब तक कौमी ख़जाने में सिर्फ और सिर्फ 6.5 अरब रुपए ही जमा करवाए हैं। वजारत ख़जाना हुकाम ने कमेटी को यह भी बताया कि बाकी 815 अरब रुपए कहाँ गए, इसके बारे में नैब से पूछा जाए। वजारत ख़जाना ने कमेटी को रिकवरीज की तफसीलात भी बताई, जिसके मुताबिक बैंक्स के कर्ज डिफॉल्टर से 121 अरब रुपए की एक बड़ी रकम रिकवर की गई। इनडायरेक्ट रिकवरी की मद में तकरीबन 500 अरब रुपए की रिकवरी हुई। इसी तरह कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की मद में 59 अरब रुपए की रिकवरी हुई, जबकि अदालतों ने 46 अरब रुपए के जुर्माने भी लगाए। इसके अलावा कई ज़मीनें बागुजार करवाई गई, लेकिन ये रिकवरीज होती गई। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड इन 3 सालों में बनते गए। हुकूमत तारीफ करती रही, नैब क्रेडिट लेती रही, लेकिन वजारत ख़जाना के पास उनके अकाउंट्स में पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने में ये रकम जमा नहीं हो पाई। अब इस सिलसिले में नैब कानून क्या कहता है, नैब ने जब इतना बेहतर परफॉर्म किया तो मुल्क को इसका कितना फ़ायदा हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो राजा साहब, नैब ये कई 100 अरब की रिकवरी की बातें कर रही है, लेकिन सवाल फिर यहाँ पर ये सामने आता है कि ये रिकवरीज हुई तो सरकारी ख़जाने में सिर्फ 6 अरब या 6.5 अरब रुपए ही जमा करवाए जा सके, ये बाकी 800 अरब रुपए से ज़ायद की जो है बड़ी रकम बनती है, ये कहाँ गई? नैब का कानून इस सिलसिले में क्या कहता है राजा साहब? नैब का जो SOPs हैं बड़ी क्लियर हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एक सरकारी अकाउंट है जो कि चेयरमैन नैब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है। व्हाटसोएवर इज रिकवर्ड, जो भी प्ली बारगेन की मद में आता है वो उस अकाउंट में चला जाता है। अब मैं कह रहा हूँ नैब जो रिकवरी का कि जैसे पिछले साल है 4 अरब का, तो इसमें उनसे पूछना चाहिए कि डायरेक्ट रिकवरीज कौन सी हैं। डायरेक्ट रिकवरीज होती हैं कि जी प्ली बारगेन की मद में कोई पैसा आया, और इनडायरेक्ट रिकवरीज कौन सी हैं कि जैसे नैब कहती है कि जी हमने ये हुकूमत के सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए की बचत करवा दी, कि उनकी जमीन थी वो हमने वापस दिलवा दी। जैसे कि कराची में मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनें थी, स्टील मिल की जमीनें थी, अगर वो वापस दिलवा दी इन्होंने, तो क्या उस मद में ये अपनी रिकवरी शो करते हैं कि जनाब ये 10 अरब की जमीन जो हमने वापस दिलाई ये भी हमारी रिकवरी है। फिर कुछ रिकवरीज ऐसी होती हैं कि जो मुदारबा कंपनीज की होती हैं, जैसे डबल शाह या हाउसिंग सोसाइटीज की होती हैं। उसमें ये होता है कि जो रिकवरीज होती हैं वो वापस उनके जो वो होते हैं फैक्ट्रीज होते हैं कि जिनके वो पैसे होते हैं या जिन्होंने वो फाइलें खरीदी होती हैं उन्हें दी जाती है, लेकिन वो भी एक दफा उस सरकारी अकाउंट में जाती हैं फिर वहां से निकलती हैं। अच्छा। तो इस मद में जरूरी है कि पहले तो ये भी था कि रिकवरीज में से 15% नैब अपना बोनस रख लेता था। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिनको बिल्कुल इन्हें ऑडिट करना चाहिए और उसके बाद आवाम को बताना चाहिए कि नैब ने टोटल ये रिकवरीज की हैं। और नंबर 2, रिकवरीज को भी उन्होंने बाइफरकेट कीजिए और बताइए कि जी सियासी जो शख्सियात हैं, पॉलिटिकल ऑफिस बेयरर्स जो उनसे हैं या उनसे हमने इतना अमाउंट रिकवर किया, जो सरकारी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, खासकर ग्रेड 19 और उससे ऊपर के, उनसे इतना रिकवर किया, ठेकेदारों से या फूड वालों से ये रिकवर किया।
जमीन की मद में ये रिकवर किया और मुतालबा कंपनी से इतना रिकवर किया। बिल्कुल। ये तमाम चीजें हमके सामने आनी चाहिए ताकि अवाम नैब की परफॉर्मेंस को देख सके। ठीक है, तो राय साहब आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें आवाम के सामने आनी चाहिए ताकि आवाम नैब की परफॉर्मेंस को ज़ाहिर देख सके, लेकिन इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। नैब के इख्तियार से मुतालिक ज़रा आप वजाहत कीजिएगा कि क्या ये नैब का इख्तियार होता है कि अगर ये कोई डायरेक्ट रिकवरी हो या इनडायरेक्ट रिकवरी हो, किसी तरह की कोई ज़मीन वो चाहे किसी की भी हो, वो अगर रिकवर करवाई गई है तो दरमियान में हुकूमत को ना डाला जाए और बराह रास्त ही मुतल्लिका फ़रीक से रब्ता करके वो रिकवर की गई रकम या प्ली बारगेन की रकम या फिर वो ज़मीन मुतल्लिका फ़रीक के हवाले कर दी जाए और हुकूमत को दरमियान से निकाल दिया जाए? क्या नैब के पास ऐसा इख्तियार होता है और इस तरह की प्रैक्टिस माजी में या इस रिसेंट पास्ट में नैब करती रही है? तो वो कर देते हैं नैब, क्योंकि वो जो इफेक्टिव्स की दरखास्तें आई होती हैं, हुकूमत नहीं आती, उस अकाउंट से निकाल के सिर्फ हुकूमत को ये पता चलता है कि इतना अमाउंट निकला है, तो वो पैसा उन इफेक्टिव्स को, क्योंकि इफेक्टिव्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, रिकवरीज कम होती हैं, तो वो प्रोरेट बेसिस पे उसको बताते हैं कि जी चूंकि इतना पैसा आया, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, तो जो आया उस हिसाब से आपके हर बंदे का इतना हिस्सा बनता है, उसे दे दिया जाता है। और बाज़ ऐसा होता है कि प्ली बारगेन ये कर लेते हैं और प्ली बारगेन में मुकम्मल रकम को प्ली बारगेन की वो शो कर देते हैं कि जी रिकवरीज में। अच्छा। हालांकि उसमें एक पहली किस्त आ जाती है, बाकी किस्तें नॉर्मली 3 या 4 उसको कुछ पीरियड्स दे दिए जाते हैं, किस्तें कर दी जाती हैं और वो बाकी पैसा बाहर में आना होता है। तो गालबन ये चीज भी क्लियर हो कि कितने लोगों ने प्ली बारगेन की मद में अपना पैसा पहली इंस्टॉलमेंट जमा करा दी और उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो भी जमा कराएं और अल्टीमेटली क्लियर हुए। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो कि हल तलब हैं और जिनको ऑडिट तलब है और जिनको ऑडिट करके अवाम और असेंबलीज के सामने रखना। अब लेकिन राय साहब, इस मौजूदा दौर में और हुकूमत बहुत ज़्यादा नैब की कामयाबी का क्रेडिट लेती है कि इस दौर में चूंकि नैब को आज़ादी और गैर जानिबदार तरीके से काम करने की इजाज़त दी गई, कोई सियासी प्रेशर नहीं था, तो बड़ी रिकॉर्ड रिकवरीज हुई हैं। अब इसका क्रेडिट एज इदारा नैब को जाता है या फिर नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को जाता है? चूँकि नैब तो एक जानिब 2 दहाइयों से जायद से काम कर रहा है और ये रिकॉर्ड रिकवरीज कभी माजी में नहीं देखी गई, तो ज्यादा क्रेडिट आप किसको देंगे? नैब ने एज इदारा बेहतर परफॉर्म किया या जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नैब को संभालने के बाद उसमें एक तब्दीली आई है? देखिए, बात यह है कि पहले ये चीजें क्लियर हो जाएं। क्रेडिट उसके बाद दिया जा सकता है कि अगर वाकई ही 430 अरब का फिगर दुरुस्त है और ये हार्ड कैश की सूरत में आपने रिकवर कर दिया है, लेकिन अगर जमीनें वगैरह रिकवर करके लोगों को ऐसे ही बताया जा रहा है तो दिस इज नॉट राइट। और नंबर 2, जो मौजूदा नैब है, इसका सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट था वो टेस्ट ये था कि वो जो मेगा केसेस खासकर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किए, उसके बाद जरदारी साहब का केस ये भी पिछली हुकूमत में चौधरी निसार साहब ने शुरू किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो ये मेगा केसेस में मौजूदा नैब ने कोई खातिर ख्वाह हमें कामयाबी उन्होंने नहीं दिखाई। कोई एक पॉलिटिकल शख्स ऐसा नहीं है कि जिसको कोई सजा हुई। नैब बताया कि पिछले 30 साल में किसी सियासतदान से या किसी ग्रेड 20 या इससे ऊपर के अफसर से कितनी रिकवरी की है और किस केस में की है। और वो जो तमाम केसेस हम सुनते थे, फवाद हसन फवाद, आहद शीमा, वो ख्वाजा बिरादरान, वो ओपन एंड शट केसेस, ये टीटी की केसेस, ये पापड़ वाले केसेस, वो तमाम के तमाम अभी कहीं हमें नजर नहीं आए। तमाम अफराद जमानतों पे रिहा हो चुके हैं। तो कारकर्दगी अगर जज करनी है तो इन चंद मेगा केसेस से जज होगी। अदरवाइज किसी गरीब से, किसी फूड ग्रेन के आप ठेकेदार से अगर रिकवरी कर रहे हैं तो ये कोई ऐसी रिकवरीज नहीं होगी कि जिसका इम्पैक्ट एक सोसाइटी पे। बिल्कुल, और ये बड़ा आम पॉइंट आपने राय साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हुकूमत में आने से पहले भी वो जब अपोजिशन में थे तो इन केसेस का, इस करप्शन का जिक्र करते थे। हुकूमत में आने के बाद भी उन्होंने नैब को इस सिलसिले में भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन अभी तक हमने कहीं कोई इस तरह किसी बड़े नाम से कुछ भी रिकवर होते नहीं देखा। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि नैब अगर इतना ही आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है और इतना ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, इतनी रिकॉर्ड रिकवरीज भी सबके सामने है, तो फिर हुकूमत इस बात पर ही क्यों मुस्सिर है, क्यों इतना जोर दे रही है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही नैब के चेयरमैन रहे? अगर एक इदारा इतना मजबूत, गैर जानिबदार है, हर एक का एहतसाब कर सकता है, खा वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, तो फिर उसका चेयरमैन तो कोई भी आए वो इदारा अपना काम करता रहेगा। फिर चेयरमैन कोई
मुस्तकिल किए जाने पर या अगला टेन्योर देने पर कानून साजी हो रही है, नैब कवानीन में तरमीम की जा रही है, इतना जोर हुकूमत क्यों लगा रही है? फिर क्या वजह आपकी समझ आती है अगर इदारा इतना मजबूत है शख्सियत से ज्यादा? इसका जवाब तो आप हुकूमत से पूछिए कि वो क्यों इसरार कर रही है और क्यों एक शख्स के लिए कानून साजी की जा रही है, ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। नैब का जो मुजवजा तरीकेकार था अपॉइंटमेंट का और रिमूवल ऑफ चेयरमैन का, वो तमाम का तमाम चेंज किया जा रहा है। तो इसकी जस्टिफिकेशन असूलन तो हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स है उन्हें पार्लियामेंट में वजीर आजम से भी लेनी चाहिए, उन्हें पार्लियामेंट में नैब के अदारे से भी लेनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन वाले खुद उससे मुस्तफीज हो रहे हैं। उनको उस अमेंडमेंट्स का ज्यादा फायदा होगा जिसमें नैब कमजोर होगी, जिसमें नैब के कवानीन कमजोर होंगे, क्योंकि जो केसेस हैं वो मेजॉरिटी जो उनसे हैं वो पिछले अखबार जो 15-20 साल से थी उन्हीं के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो। तो वो बज़ाहिर टीवी पे ऑप्टिक्स करेंगे, अपनी सियासत के हद तक सियासी बयान देंगे, लेकिन क्या उन्होंने से किसी ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये आपने जो कानून साजी की है ये गैर आईनी है और ये गलत है और ये पर्सन स्पेसिफिक है? हाँ, जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पे अपने केसेस स्ट्रांगली लड़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि अपोजिशन वाकई ही इसकी मुखालफत। लेकिन राजा, अब ये नैब कवानीन जो तरमीम लाई जा रही हैं, इन तरमीम को अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत खुद को अपने लोगों को एनआरओ दे रही है और बज़ाहिर कुछ ऐसे केसेस नज़र भी आ रहे हैं जिसमें जो आहिस्ता आहिस्ता नैब से ख़त्म होते जा रहे हैं। इन तरमीम को सामने रखते हुए किस पर आप मुश्किल वक्त और टफ टाइम आता देख रहे हैं? अपोजिशन और हुकूमत के कौन कौन से ऐसे रहनुमा हो सकते हैं जो इन तरमीम से मुस्तफ़ीद होंगे और किन को इससे नुकसान होगा? हुकूमत तालिबान कम लोग हैं, लेकिन अपोजिशन को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा इस तरह से कि अगर आप देखें तो जो अपोजिशन के लीडर हैं हाउस में, लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं कई केसेस हैं और करोड़ों अरबों रुपए के केसेस हैं। ना सिर्फ उनके खिलाफ हैं, उनकी बेटे हमजा के खिलाफ हैं जो कि फिर एक नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, फिर पूरी फैमिली के खिलाफ हैं। उनके भाई जो 3 दफा के वजीर आजम थे उनके खिलाफ है और दीगर फैमिली मेंबर्स के खिलाफ है। इसी तरीके से उनकी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप आप देखते हैं तो ख्वाजा आसिफ हो, ख्वाजा साद रफीक हो, जो हमारे सबका वजीर आजम थे शाहिद खान अब्बासी साहब, उनके केसेस हैं। अपोजिशन में आप देखें दूसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसकी जो लीडरशिप है बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ केसेस हैं, जरदारी साहब की, फरियाल तारपुर साहिबा के, फिर जो पुराने लीडर ऑफ अपोजिशन थे खुर्शीद शाह साहब, वो अभी 2-2.5 साल के बाद जमानत पे बाहर आए हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं और काफी सारे मेंबर्स हैं। तो ये काफी लोगों को इससे फायदा भी होगा और काफी लोग इससे खुश भी होंगे कि हुकूमत जितना भी ऑर्डिनेंस के जरिए या कानून साजी के जरिए नैब के कवानीन को कमजोर करे तो इससे तमाम लोगों को, इसी तरह हुकूमती लोग हैं जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और उसके अलावा KPK के काफी लोग हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं। और फिर जो ये अमेंडमेंट्स ले आए हैं कि जनाब कैबिनेट के अगर कोई डिसीजन होता है तो नैब उसको नहीं देख सकेगी, आपकी CC का कोई डिसीजन होता है उसको नहीं देख सकेगी, CCI का और दीगर ये बॉडीज जो उनसी हैं कमेटीज, इनके डिसीजन को नैब नहीं देख पाएगी। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि जहाँ पे रख दिया गया है कि नैब ब्यूरोक्रेट्स को नहीं देखेगी, बड़े बिजनेसमैन को नहीं देखेगी, तो अल्टीमेटली नैब पटवारी, तहसीलदार और छोटे लोगों को देखती रहेगी और ये तमाम बड़ी पोलिंग काउस आहिस्ता आहिस्ता नैब से बाहर हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हमारे साथ मौजूद। दिलचस्प है तो सूरत हाल हो जाएगी जो राजा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है इसके बाद कि अगर नैब कवानीन को तरमीम के जरिए कमज़ोर किया जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपोजिशन के बड़े बड़े रहनुमाओं को पहुँचने जा रहा है और यही अपोजिशन इन नैब कवानीन को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और कुछ देर पहले एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि परसों स्टीयरिंग कमेटी नैब जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी हाज़िरी को मुमकिन बनाने की कोशिश करेगी ताकि हुकूमत को इन कवानीन में तरमीम लाने का मौका ना मिल सके और नैब के कवानीन उसी हालत में रहें जिस तरह इससे पहले मौजूद थे, जबकि उसका नुकसान अपोजिशन को हो रहा था, फ़ायदा हुकूमत को हो रहा था। और अब जो कवानीन में तरमीम हुकूमत करने जा रही है उसका फ़ायदा अपोजिशन को हो रहा है और उसका नुकसान शायद हुकूमत को हो। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प और अजीब-व-गरीब इस वक्त सियासी सूरत हाल है और ज़ाहिर आने वाले दिनों में भी इससे मुताल्लिक बात होती रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का जो पैदाइश है उनके उस ख्वाब से मुताल्लिक बात करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए देखा था।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। वो अल्लामा इकबाल जिन्होंने रियासत पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, लेकिन पाकिस्तान कायम होने हुए 74 साल बाद भी ये बहस जारी है कि पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल असल में किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहते थे। 19वीं सदी के आगाज़ में जब आलमी सतह पर आने वाली तब्दीलियों ने जनूबी एशिया के हालात को भी मुतासर किया और आज़ादी की तहरीकें ज़ोर पकड़ने लगीं, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी इन तब्दीलियों के असरात को कबूल किया और उन्हें एहसास हुआ कि मुसलमानों को हर तरफ से दबाया जा रहा है। वो जो कुछ महसूस कर रहे थे उसकी झलक शेरों में भी नुमायाँ होती गई। वो आज़ादी वतन के अलमबरदार थे, सियासी तहरीकों में हिस्सा लेते थे, मुस्लिम लीग में शामिल हुए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद का मशहूर सदारती खुतबा उनका जो था वो एक तारीख़ी हैसियत रखता है और इस खुतबे में उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया। इस खुतबे में अल्लामा इकबाल ने दो बुनियादी बातें की थी। एक तो ये कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि हम मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब और ज़बानों के लोग एक ख़ित्ते में रहते हैं जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। हम एक नहीं हैं, हम अलग अलग हैं और आने वाले वक्तों में कभी इम्कान है कि मुसलमानों को उनके हुकूक ना मिलें, वो सियासत में वो किरदार अदा ना कर सकें जो हिंदू अदा करेंगे। अल्लामा इकबाल के खुतबे से मुसलमानों को ये बात समझ में आई कि उन्हें अपने मज़हब की बुनियाद पर अपनी सकाफ़त बनानी चाहिए और अपनी सियासत बनानी है। वो सियासत नहीं जो आज हम देखते हैं, बल्कि अवाम की फ़लाह बहबूद की सियासत जो ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था, अगर उसी को हम रियासत मदीना का या एक फ़लाही रियासत का नाम दे दें तो शायद गलत ना होगा। अल्लामा इकबाल के उस ख्वाब को ताबीर करने में और हकीकत बनाने में एक मिसाली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो किरदार अदा किया, उसकी दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का क़याम दो कौमी नज़रिए का मरहून मिन्नत है और अल्लामा इकबाल ऐसा खित्ता चाहते थे जो आज के दौर में इस्लामी निज़ाम की मिसाल पेश करे। रियासत पाकिस्तान का हुसूल इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के लिए एक कौमी फ़र्ज़ और दीनी तकाज़ा था। मुसलमानों के लिए एक आज़ाद इस्लामी रियासत के क़याम के लिए अल्लामा इकबाल ने फ़िक्री बुनियादें फ़राहम की। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में कायम करदा पहली इस्लामी रियासत को मुसलमानों के लिए आइडियल रियासत करार दिया। खुतबा इलाहाबाद के 8 साल बाद यानी 1938 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया और उसके 9 साल बाद यानी 1947 में पाकिस्तान वजूद में आ गया। काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई, लेकिन बुनियादी नज़रिया वही रहा जो कि था, यानी मसावात का, इंसाफ का, बराबरी का। ये था कि लोगों को हुकूक मिलें, कौलो फेल की आज़ादी हो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुमलिकत खुदादात को फ़लाही रियासत बनाने के लिए आज हमारे सियासतदानों ने क्या किया है। आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद इस हासिल शुदा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए क्या क्या किया गया। हर अगला आने वाले पिछले पर करप्शन के और लूट मार के इल्ज़ामात लगाता रहा और अपने हिस्से की लूट मार करके चलता बना और अगली बारी के इंतज़ार में लग गया। इख्तिदार को हासिल कर लेना ही कमाल नहीं, बल्कि मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न रखना भी कमाल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को यह एहसास जाता है कि उन्होंने अपनी बेबाक और दानिशमंदाना क़यादत से सिर्फ बातचीत करके और दलीलें देकर एक अलग वतन हासिल कर लिया, और वो भी उस ताकत से जिसका उस वक्त दुनिया पर राज था। लेकिन क्या हमारे आज के सियासतदान और हुकूमतें कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलती हैं? क्या उन्होंने ये सोचा कि वो क्या किरदार होगा जिसके बारे में लॉर्ड माउंटबेटन कहता था कि मैं कभी कायद आज़म से मीटिंग करने के लिए तैयारी के बगैर जाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनको किसी और चीज़ से खुश नहीं किया जा सकता था और इसकी वजह उनके उसूल थे। यकीनन वो एक गैर मामूली शख्सियत के मालिक थे और सदियों में ऐसे रहनुमा पैदा होते हैं, लेकिन हमारे सियासतदानों ने कौम को कायद आज़म के किरदार, उनकी ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं से कितना रोशनास कराया, लीडर को कैसा होना चाहिए और हमारे मुल्क में सियासी रहनुमा कैसे हैं, इसका तयन करने के लिए नेल्सन मंडेला का एक कॉल है और बड़ा ज़बरदस्त कॉल है कि सियासतदान अपने अगले इंतखाबात की फ़िक्र करता है और रहनुमा वो होता है जिसको अगली नस्ल की फ़िक्र होती है। ये तो है लीडर से मुतालिक नेल्सन मंडेला की डेफिनेशन। नेल्सन मंडेला को एक अजीम लीडर समझने वाले और बहुत से सियासी मामलात में उनको फॉलो करने वाले हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़दीक एक कामयाब लीडर वो होता है जो बार बार यू टर्न लेता है, और हालात के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर बन ही नहीं सकता। और अपनी इस फ़िलासफ़ी पर इमरान खान ने बखूबी अमल भी किया है। तो वो कोई अहमक ही होता है जो यू टर्न नहीं लेता। ये इमरान खान साहब की फ़िलासफ़ी है। इसके अलावा भी उनके यू टर्न्स की एक लंबी फहरिस्त है। जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल, गैस और बिजली सस्ती करने की बात की थी, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि पेट्रोल महंगा करना उनकी मजबूरी है।
पिछली हुकूमतों के मुआहदों की वजह से बिजली महंगी करनी पड़ेगी, गैस नायाब हो रही है, तो इसके रेट बढ़ाना भी इस वक्त बहुत ही लाजमी सी बात है। काबीना के हवाले से वो कहा करते थे कि जिस पर इल्ज़ाम होगा उस फर्द को कोई ओहदा नहीं दूंगा, काबीना छोटी होनी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमने देखा ऐसे कई वज़रा और ओहदेदार मौजूद हैं जिनको मुकदमात का सामना भी है, काबीना में भी वो मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐसे और भी कई यू टर्न हैं जिस पर आने वाले दिनों में आपको मज़ीद भी तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन कौमों की ज़िंदगियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हमने कामयाबियों की जानिब सफ़र करना है तो हमें इकबाल के ख्वाब की ताबीर करनी होगी। आज पाकिस्तान के क़याम को 70 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और इस अरसे में कौमें कहीं से कहीं पहुँच गईं, मगर हम आज भी उन्हीं मुश्किलात के भंवर में फंसे हुए हैं जो पिछले 70 साल से हम बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। तो आज़ाद और ज़िंदा कौमें अपने विरसे की हिफाजत करती हैं और उन पर फ़ख्र भी महसूस करती हैं, लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम अपने नज़रियात की खुद ही धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाले मुल्क में इस्लामी निज़ाम को आज तक कायम नहीं होने दिया गया। हमने ऐसा क्या किया कि अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म को हम पर फ़ख्र हो। एटमी सलाहियत हासिल करना यकीनन बहुत बड़ा और तारीख़ी कारनामा है, मगर महज एटमी क़ुव्वत बन जाने से बात बनती नहीं है। कौमें अपने असासी नज़रियात की हिफाजत करके ही इज़्ज़त और एहतराम पाती हैं। हम एक ज़िंदा कौम हैं और ज़ाहिर है ये सिर्फ एक तराने की हद तक अब हमें ये चीज़ बाकी रह गई है, मगर हमें ज़िंदा कौम बनने के लिए अमली इक़दामात भी करना होंगे। हमारा मुल्क गरीब ज़रूर है, कई शोबों में दुनिया के कई ममालिक से पीछे भी है, लेकिन हमें इसको वो रियासत बनाना होगा जिसका ख्वाब देखा गया था, ताकि हम असल मायनों में फलाही रियासत बन सकें और पूरी दुनिया को दिखा भी सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।